हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन ऑफ द स्लॉट 2 फ्रॉम 2024 सीमेट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है यहाँ पे वो सीरीज का आ रहा है। अल्फाबेटिक सीरीज हमें दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये मुश्किल नहीं होते हमारे पास। अगर देखो सीरीज क्या है, एक्स आर एफ, ये पहला मेरे पास ट्रिपलेट है। UTI ये सेकंड ट्रिपलेट मुझे मिल रहा है। फिर RVM। अब अगर आप देखो ना, अगर इसको अगर क्रैक करना तो आप एक काम करो, यहाँ पे जो इनकी पोजीशंस है लेटर्स की वो इन पे लिख लो। जैसे एक्स, उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको ये जो टी, ये 5 लेटर्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। EJOTY, ई की पोजीशन 5 है, जे की 10th है, ओ की 15th है, ये 20th है और ये 25 है। अब आप कोई भी लेटर उठाओगे वो इन्हीं 5 लेटर से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लेटर आगे या पीछे होगा। जैसे XY, तो वाई अगर 25 है तो X24 होगा। RST, टी आपका 20 है तो R18 होगा, F6 होगा। ऐसे यू आपका TU चल रहा है तो U21 होगा, ठीक है। ये 20 है और ये 9 है, ये 18 हो गया आपका। UV, TUV है तो ये 22nd हो गया, ठीक है। और क्योंकि टी आपका 20th पे है और M आपका 13 बनता है, MNO, तो M आपका 13 है क्योंकि NO आपका 15 है। अब देखो क्या रिलेशन बन रहा है यहाँ पे। देखो पहले लेटर देखो, 24, 21, 18, तो ये 3 3 का डिफरेंस चल रहा है। तो 3 का डिफरेंस और लगाओगे तो आपके पास यहाँ लेटर आना चाहिए 15th नंबर पे जो है, एंड दैट इज O। तो मेरा जो आंसर शुरू होना चाहिए वो O से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब सी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ देखो क्या हो रहा है, 18 + 2 20, +2 22 है ना। यहाँ सेकंड में +2 चल रहा है, तो यहाँ +2 करोगे तो यहाँ पे लेटर जो आएगा उसकी पोजीशन 24 होनी चाहिए। अब 24 पे कौन है, एक्स है, ठीक है। तो OX हो गया आपके पास। फिर इसको देखो तीसरे वाले को, 6 + 3 9, ठीक है। अब इसमें देखो 6 + 3 9 + 4 13। तो यहाँ पहले डिफरेंस 3 का चल रहा है, फिर डिफरेंस 4 का चल रहा है। अब जो डिफरेंस चलना चाहिए वो 5 का चलना चाहिए। सो 13 + 5 18, 18 लेटर कौन सा है, R। सो OXR शुड बी द आंसर विच इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 2, ठीक है जी। तो ये अगर आपने लेटर्स के ऊपर उनकी पोजीशंस लिख दो ना तो क्रैक करना इजी हो जाता है, हमें पैटर्न जो है वो इजीली मिलना या दिखना शुरू हो जाता है। नाउ ये क्वेश्चन अब देखो फिर से, अगेन बार बार इसका क्वेश्चन आपको सीमेंट में मिलता है और बहुत इजी है। फायर इज रिलेटेड टू एशेज इन द सेम वे एज एक्सप्लोजन इज रिलेटेड टू। तो बेसिकली फायर के बाद उसका जो बाई प्रोडक्ट है, जो उसके बाद जो होता है बचता है, वो क्या है, वो एशेज है, ठीक है। और ऐसे ही जब एक्सप्लोजन होता है तो उसके बाद क्या बचता है हमारे पास, द लेफ्ट ओवर पार्ट इज डेब्रिज ओनली, ठीक है। सो ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। तो इसमें कुछ इतना सोचने वाला नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है क्लॉक इज सेट राइट एट 10 AM, द क्लॉक गेन्स 10 minutes इन अ डे, व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द वॉच इंडिकेट्स 3 PM द नेक्स्ट डे, ठीक है। अब देखो हमने घड़ी को 10 बजे सुबह ठीक किया था, अब ये एक दिन में 10 मिनट गेन करती है घड़ी। तो आप ये कह सकते हो कि जब एक्चुअल टाइम घड़ी पे, जब एक्चुअल टाइम, नॉट घड़ी पे बट जब एक्चुअल टाइम 24 आवर्स हुआ होगा, तो जो घड़ी है ये कितना शो करेगी। वॉच विल शो हाउ मच टाइम। बेसिकली मेरे पास दो घड़ियां हैं, है ना। एक घड़ी ठीक टाइम दिखाती है, एक गलत टाइम दिखा रही है। तो हम मैंने दोनों घड़ियों को 10 बजे सेट किया। तो जो ठीक टाइम दिखा रही है वो लेट्स से वो आफ्टर 20 आवर्स, नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे फिर से वो 10 AM ही दिखाएगी। लेकिन जो गलत घड़ी घड़ी है, जो गलत टाइम दिखा रही है, वो कितना दिखाएगी, वो ऑब्वियसली 10 मिनट एक्स्ट्रा चली जाएगी, वो 10 बजकर 10 मिनट दिखाएगी। जब नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग 10 बजेंगे तो ये घड़ी 10 बज के 10 मिनट दिखाएगी। तो बेसिकली जब एक्चुअल में 24 आवर्स का टाइम गैप होगा, तो जो गलत घड़ी है दैट विल शो 10 मिनट्स एक्स्ट्रा। तो वॉच विल शो 24 आवर्स + 10 मिनट्स, ठीक है। इसको अगर मैं आवर्स में कन्वर्ट करता हूं तो ये 24 + 10/60 1/6 हो जाता है, 145/6 आवर्स कह सकते हो। जब एक्चुअल टाइम 24 आवर्स होता है तो ये 145/6 आवर्स शो करेगी। अब कह रहा है ट्रू टाइम कितना है, जब घड़ी शो कर रही है 3 PM द नेक्स्ट डे। अब ध्यान रखना कि 10 AM पे आज इसको हमने ठीक किया था, ठीक है। नेक्स्ट डे 3 PM पे जो घड़ी शो कर रही है, नॉट ये जो 3 PM है, ये एक्चुअल टाइम नहीं है, ये जो गलत घड़ी है वो शो कर रही है। और उसने कुछ टाइम गेन भी किया होगा, तो एक्चुअल टाइम तो उससे कम ही हुआ होगा।
ठीक है, तो आप यहाँ से आज 10 बजे से लेके नेक्स्ट डे 3 PM तक कितने आवर्स हो गए? 10 से लेके नेक्स्ट डे 10 AM तक आपके पास 24 आवर्स हो गए। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास 5 आवर्स और चल जाएंगे, तो टोटल 29 आवर्स हो गए। अब ये 29 आवर्स एक्चुअल में हुए नहीं है, ये आपकी घड़ी आपको दिखा रही है कि इतने हो चुके हैं। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे आप यूनिटरी मेथड लगा दो कि जब घड़ी इतना शो करती है, इतने आवर्स शो करती है, तो एक्चुअल में 24 आवर्स हुए हैं। क्योंकि मुझे निकालना तो यही है ना कि एक्चुअल कितने आवर्स हुए हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो दैट व्हेन क्लॉक शोज when clock shows 145 by 6 hours, actual time is 24 आवर्स। ठीक है, जब घड़ी इतना शो करती है तो एक्चुअल में 24 आवर्स हुए हैं। एंड व्हेन क्लॉक शोज हाउ मच टाइम, 29 आवर्स, ये घड़ी दिखा रही है, ध्यान रखना। व्हेन क्लॉक शोज 29 आवर्स, उस टाइम पे एक्चुअल टाइम जो हुआ होगा दैट विल बी 24 इंटू 6/145 इंटू 29। तो ये 29 5 जर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 144/5, ये हो गया 28.8 आवर्स। 28.8 आवर्स, विच मीन्स 28 आवर्स एंड 0.8 है, तो 0.8 इंटू 60 करोगे तो 48 मिनट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 28 आवर्स एंड 48 मिनट्स अभी हुए हैं। ठीक है, 28 आवर्स एंड 48 मिनट्स हुए हैं। हम कितना, घड़ी कितना कह रही है? घड़ी कह रही है 29 आवर्स हुए हैं। एक्चुअल में कितने हुए हैं? 28 आवर्स एंड 48 मिनट्स, विच मीन्स अब तक घड़ी ने 12 मिनट्स गेन कर लिए हैं, घड़ी 12 मिनट आगे है। तो एक्चुअल टाइम जो होना चाहिए वो 3 बजे से 12 मिनट कम होना चाहिए, विच मीन्स 48 मिनट्स पास 2 PM विल बी द राइट आंसर। 48 मिनट्स पास 2 PM आपका आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑलराइट, अब ये रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, ए एंड बी आर ट्विंस, बी इज सिस्टर इज सी, डी इज द हस्बैंड ऑफ सी एंड सो ऑन। चलो, ए एंड बी आर ट्विंस। ऑलराइट, तो ए और बी ट्विंस हैं, राइट। तो मैंने सिबलिंग्स को एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया। बी सिस्टर इज सी, बी की सिस्टर सी है। अब देखो, फेल यहाँ पे फीमेल और मेल्स को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट आप तरीके यूज कर सकते हो। लेट्स से अगर सी फीमेल है तो मैं इसको नेगेटिव साइन से शो कर लेता हूँ, अगर मेल होगा तो उसको पॉजिटिव से कर लेते हैं। आप किसी भी तरीके से इसको यूज कर सकते हो सिंबल्स को। बट ध्यान ये रखना यार कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कौन सा सिंबल किसके लिए यूज कर रहे हो, मेल के लिए कर रहे हो या फीमेल्स के लिए कर रहे हो। सो बी सिस्टर इज सी, तो सी को मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया सो दैट मुझे पता रहे कि ये फीमेल है। और सिंगल लाइन का मतलब है दैट दे आर सिबलिंग्स। अगर कपल होगा तो मैं डबल लाइन यूज करूंगा, जैसे अगर लिखा है डी इज द हस्बैंड ऑफ सी, तो मैं यहाँ पे एक डबल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। डबल लाइन का मुझे पता है कि वो कपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो डी इज द हस्बैंड ऑफ सी, तो डी मेल हो गया। एज मदर इज ई, अब ए की जो मदर है, अब जनरेशन अलग हो गई। ठीक है, उसको सेम जनरेशन को आप हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करो और डिफरेंट जनरेशन को वर्टिकली रिप्रेजेंट करो। सो एज मदर इज ई, ई जो है वो ए की मदर है, शी इज आल्सो फीमेल, ई इज आल्सो फीमेल। ई इज द वाइफ ऑफ एफ, तो एफ मेल हो गया, सेम जनरेशन। क्वेश्चन इज हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी। अब यार इसका मतलब ये है कि ए जो है वो ई का बच्चा है, तो बी भी ई का बच्चा होगा बिकॉज दे आर ट्विंस, और सी भी ई का बच्चा होगा, सेम एफ का भी होगा ये। ठीक है, सो बेसिकली सी जो है शी इज द डॉटर ऑफ एफ। ठीक है, एंड डी इज हस्बैंड ऑफ सी। सो अगर रिलेशन देखें तो एफ शुड बी फादर इन लॉ ऑफ डी। ठीक है, तो ये पूछा हुआ हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन में अगर आप एक फैमिली ट्री क्रिएट करते हो तो करना इजी रहता है। चलिए, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है सर्कुलर अरेंजमेंट के ऊपर। यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच जे, टोटल 9 लोग दे रखे हैं। दे आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। चलो, उसके बाद की कहानी है कि कौन कहाँ बैठा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक अ सर्कल। ठीक है, और इस पे 9 लोगों को बैठना है, तो लेट्स से ये 9 लोग हो गए। अब ये लोग जो फेस कर रहे हैं, दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अब यहाँ पे ध्यान रखना यार, अगर
जो सेंटर की तरफ अगर फेस करेंगे तो राइट लेफ्ट किस तरफ होगा, इसको आप ऐसे सोचो कि आप अपने घर पे एक डाइनिंग टेबल के अराउंड बैठे हुए हो, ठीक है। तो आप जिस तरह से जब बैठोगे तो आपका जहाँ पे आपको आपका राइट एंड लेफ्ट फील होगा वही चीज यहाँ पे होगी। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन एक्स यहाँ बैठा है, तो उसका राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा। अगर कोई पर्सन लेट से जेड इस तरफ बैठा हुआ है, उसका राइट यहाँ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा। लेट से कोई पर्सन वाई है, वो यहाँ बैठा हुआ है, उसका राइट इस तरफ चला जाएगा, लेफ्ट इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। अगर कोई पर्सन एस यहाँ बैठा हुआ है तो उसका राइट इस तरफ आ जाएगा, लेफ्ट इस तरफ आ जाएगा, अगर वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब आप किसी से भी कहीं से भी किसी भी पोजीशन से ए को बिठा दो या सी को बिठा दो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट है, फर्क नहीं पड़ेगा आप कहाँ पे ए और सी को बिठा रहे हो, ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं होने वाला। तो सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो मान लो मैंने ए को यहाँ रख दिया, ठीक है। इसका लेफ्ट इस तरफ होगा, राइट इस तरफ होगा। नाउ सी इज थर्ड टू द लेफ्ट, एक दो तीन सी यहाँ आ जाएगा, हाँ? एक दो तीन सी यहाँ आ जाएगा। इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, अब राइट ए का इस तरफ है, एक दो तीन चार, यहाँ ई आ जाएगा। डी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जे, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए। ये हु किसके लिए यूज कर रहे हो, जे के लिए कर रहे हो। डी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जे, अब जे कहाँ पे है, सेकंड टू द राइट ऑफ ए। ए यहाँ पे है तो वन टू, तो जे यहाँ जाएगा, ठीक है। एंड डी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जे, अब जे यहाँ बैठा तो इसका राइट इस तरफ जाएगा, इधर राइट होगा इधर लेफ्ट होगा इसका। तो डी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जे, तो एक दो तीन चार, यहाँ डी आ जाएगा, ये पोजीशन डी की आ जाएगी। एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। सो जी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, जी या तो इस पोजीशन पे आएगा या फिर जी इस पोजीशन पे आएगा। अब यहाँ बोला गया है एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, मान लो आपने बी को यहाँ रखा, राइट इस तरफ आएगा इसका। तो वन टू थ्री, यहाँ पे एफ को होना चाहिए था, बट यहाँ ऑलरेडी आपके पास जे बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये पोजीशन बी के नहीं हो सकती, इसको हटा देते हैं। तो बी यहाँ नहीं हो सकता, बी को अगर यहाँ रखते हो तो वन, इसका राइट इस तरफ आएगा, वन टू थ्री, थर्ड पे ये आ रहा है, ई आ रहा है, इसका मतलब बी यहाँ भी नहीं हो सकता। अगर आप बी को यहाँ रखते हो तो वन टू थ्री, इस पोजीशन पे राइट पे सी आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। बी को यहाँ रखते हो तो वन टू थ्री, तो एफ यहाँ आ जाए, एफ विल बी थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ठीक है जी। अब वापिस आते हैं, जी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ ए, जी यहाँ नहीं आएगा, जी यहाँ आएगा। अब बचा कौन, एच बचा, मेरे ख्याल से वो यहाँ आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू ई। अब देखो ई जो है यहाँ पे, इसका राइट इस तरफ चल रहा है, लेफ्ट इस तरफ चल रहा है, सो वी कैन से वन टू थ्री, सो एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है। ये बन गया, राइट से काउंट करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बनता है, ठीक है जी। तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका सिलोजिज्म बेस्ड है, ठीक है। ऑल नीडल्स आर थ्रेड्स, ऑल थ्रेड्स आर बॉक्सेस, ऑल ट्रीज आर बॉक्सेस। तो यहाँ पे हम वेन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, ऑल नीडल्स आर थ्रेड्स। ऑल नीडल्स, ये सेट आपका नीडल्स का हो गया, ऑल नीडल्स आर थ्रेड्स, ये सेट आपका थ्रेड्स का हो गया। ऑल थ्रेड्स आर बॉक्सेस, ऑल थ्रेड्स आर बॉक्सेस, ये बन गया आपके पास। ऑल ट्रीज आर बॉक्सेस, अब ट्रीज का सेट भी यहीं अंदर आएगा, ठीक है। अब वो कहीं भी आ सकता है, वो ट्रीज का सेट यहाँ भी आ सकता है, यहाँ रखोगे तब भी ऑल ट्रीज आर बॉक्सेस हो सकता है, अगर यहाँ रखते हो तब भी ऑल ट्रीज आर बॉक्सेस हो सकता है, अगर यहाँ रखते हो तब भी ऑल ट्रीज आर बॉक्सेस हो सकता है। तो बेसिकली हमें हमें वो बनाना होता है वेन डायग्राम जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा कंक्लूजन को फॉल्स प्रूव कर सकें। अगर कोई कंक्लूजन किसी भी तरीके से फॉल्स प्रूव नहीं हो पा रहा, तभी वो डेफिनेटली आपका आंसर बनता है। तो पहला कह रहा है नो नीडल इज ट्री, देखो ये तो स्टेटमेंट ही आपकी नेगेटिव, ये तो कंक्लूजन ही आपका नेगेटिव हो गया। आपके तीनों स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं, ऑल नीडल्स आर थ्रेड्स, यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ऑल थ्रेड्स आर बॉक्सेस, यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ऑल ट्रीज आर बॉक्सेस, यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। सो व्हेनेवर यू हैव एक्सक्लूसिवली पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, देयर कैन नॉट बी अ नेगेटिव कंक्लूजन, ठीक है। नेगेटिव साइड टाइप का कंक्लूजन आ ही नहीं सकता। सो नो नीडल इज ट्री, अब ये देखने में यहाँ लग रहा है यार कि ठीक है, नो नीडल इज ट्री ठीक लग रहा है, बट आई टोल्ड यू अर्लियर दैट सिंस ऑल ट्रीज आर बॉक्सेस, तो ट्रीज यहाँ भी हो सकता था, ठीक है ना। ट्रीज यहाँ भी हो सकते थे, या ऐसे भी हो सकता था कि ट्रीज का सारा सेट जो है वो नीडल्स के ऊपर होता, ऐसे भी हो सकता था। इन दैट केस आल्सो ऑल ट्रीज विल बी बॉक्सेस, अब इस केस में सारी नीडल्स ट्री बन रही हैं, ठीक है। तो नो नीडल इज ट्री माइट बी ट्रू बट इट इज नॉट डेफिनेटली ट्रू, ठीक है। और वैसे भी अगर हमारे पास एक्सक्लूसिवली पॉजिटिव टाइप की स्टेटमेंट रहती है
तो नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं आता। नेक्स्ट, सम ट्रीज आर थ्रेड्स, देखो वो यहीं पे गलत हो रहा है ना, इसी से गलत हो रहा है। सम ट्रीज एंड थ्रेड्स नहीं है जी, इसी वेन डायग्राम में गलत है। सम बॉक्सेस आर नीडल्स, ये पक्का होगा क्योंकि सारी नीडल्स बॉक्सेस हैं। तो ये जो पार्ट मैं शेड कर रहा हूँ ये पार्ट नीडल्स का भी है और ये बॉक्सेस का भी पार्ट है। बॉक्सेस का बहुत पार्ट ये वाला जो है नीडल के बाहर है, ठीक है, जो ये वाला पार्ट है, बट दिस पार्ट इज दिस पार्ट बिलोंग्स टू बॉक्सेस आल्सो। तो यहां से आप कह सकते हो सम बॉक्सेस आर नीडल्स, ये पक्का ट्रू है, सी इज ट्रू। सम ट्रीज आर नीडल्स, वो यहाँ गलत है, वो यही दिख रहा है सम ट्रीज आर नीडल्स, नहीं बन रहा, ये भी गलत है, राइट। सो ओनली सी इज द राइट आंसर, ओनली सी इज द करेक्ट कंक्लूजन, आप ये कह सकते हो, ठीक है। सो ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे, ओनली सी इज ट्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल राइट, ये क्वेश्चन अब हमारे पास अगेन एक तरह से कह लोगे लीनियर, आपको लोगों को अरेंज करना है, ठीक है, उस तरीके से है कि पोजीशन बेसिकली पोजीशन का है, सीरीज का क्वेश्चन हम इसको काउंट कर सकते हैं। Now, in a row of the girls facing north, Radhika is 10th to the left of Purnima, who is 21st from the right hand. All right. अब नॉर्थ की तरफ अगर फेस कर रहे हैं तो ये लेफ्ट हैंड होगा इधर और राइट हैंड होगा, ठीक है। राधिका इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पूर्णिमा, हु इज 21st फ्रॉम द राइट हैंड। तो राइट हैंड से 21st आपके पास पूर्णिमा है, मतलब इधर 20 गर्ल्स और है, ठीक है, 20 गर्ल्स इस तरफ है, फिर 21st पूर्णिमा आती है और राधिका 10th है इसके लेफ्ट, इसके लेफ्ट पे 10th राधिका है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये राधिका आती है, 10th टू द लेफ्ट ऑफ पूर्णिमा। मोनिका इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 4th टू द राइट ऑफ राधिका। 4th टू द राइट ऑफ राधिका मतलब 1 2 3 4, ये जो पोजीशन है ये वाली, दिस इज द पोजीशन ऑफ मोनिका। एंड मोनिका इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से मोनिका की पोजीशन 17 है, मतलब यहाँ पे 16 गर्ल्स हैं, 17th मोनिका है। अब कितने बच्चे टोटल हुए काउंट कर लेते हैं, 16 तो ये हो गए, 17th मोनिका आ गई, फिर मोनिका और पूर्णिमा के बीच में 1 2 3 4 5 लड़कियां और हैं, फिर एक पूर्णिमा आ गई, फिर 20 और आ गई आगे। कितना हो गया टोटल, ये 17 22 23 प्लस 20 43, तो 43 गर्ल्स आर देयर इन द रो। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आई होप सबको समझ आया होगा, ये क्वेश्चंस इजी रहते हैं, थोड़ा सा इस तरह से डायग्राम वगैरह बनाते हो, ठीक है, तो जनरली ये क्वेश्चन जो होते हैं डुएबल होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन फिर से डायरेक्शंस बेस्ड है। एट द सनराइज अजय एंड विजय आर हैविंग अ कन्वर्सेशन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, द शैडो ऑफ विजय इज फॉर्म टुवर्ड द राइट हैंड ऑफ अजय। सो व्हाट डायरेक्शन इज विजय फेसिंग। अब देखो मॉर्निंग में ईस्ट इधर है, ठीक है, वेस्ट इधर है हमारे पास, नॉर्थ इस तरफ है और साउथ इस तरफ। अब जो सन है वो ईस्ट से राइज करेगा ना, सन यहाँ पे राइज करेगा ईस्ट से। तो जब एक बंदा मान लो यहाँ खड़ा है, एक बंदा यहाँ खड़ा है, ये आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो जब सन की रेज आएंगी तो इनके शेडोज इस तरफ बनेंगे, इसका शेडो बनेगा इस तरफ को, कुछ ऐसे करके, इसका शेडो बनेगा इस तरफ को, ऐसे करके, ठीक है ना। अब जो यहाँ बोला गया है विजय का जो शेडो है वो अजय के राइट हैंड पे है और ये आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये बंदा इधर देख रहा है और ये बंदा इस तरफ को देख रहा है। जो इधर देख रहा है इसका राइट ये है, इसका लेफ्ट ये होगा। लेट मी चेंज द कलर्स। तो जो बंदा यहाँ है इसका राइट इस तरफ है और लेफ्ट इस तरफ है, इधर वाले का राइट इस तरफ है और लेफ्ट इस तरफ। तो इस पर्सन का शेडो ये बन रहा है जो इसके लेफ्ट पे है और इसका शेडो ये बन रहा है जो इसके राइट पे है, ठीक है, इसके हिसाब से इसके राइट पे है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शेडो ऑफ विजय इज फॉर्म टुवर्ड द राइट ऑफ अजय। तो इसके राइट साइड ये है जिसपे ये शेडो बन रहा है, मतलब ये शेडो होना चाहिए विजय का। सो दिस इज द पर्सन विजय, ये विजय होगा और ये पर्सन होगा आपका अजय। अजय के राइट पे विजय का शेडो बन रहा है,
विजय's shadow is found on the right hand side of Ajay. So अब क्वेश्चन कह रहा है what direction is विजय facing? तो विजय बेसिकली इस तरफ को देख रहा है, इस तरफ देख रहा है, so he is facing towards the north direction. So option D will be the right answer. ठीक है, थोड़ा डायग्राम बनाते हो तो क्लैरिटी होती है, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे इस पे. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अगेन डायरेक्शन का क्वेश्चन है. Now it says Sita and Geeta start moving towards each other from two places 200 meter apart. Okay. After walking 40 meter, Geeta turns left and goes 15 meter. Then she turns right and goes 25 meter. And then she turns right again and comes back to the road on which she had started walking. If Sita and Geeta walk with the same speed, what is the distance between them now? All right. यहाँ पे काम करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं. ये लाइन हमारी 200 मीटर की है. अब मुझे ये नहीं बोला कि गीता किस तरफ से चल रही है, सीता किस तरफ से चल रही है. इसका मतलब ये कि फर्क नहीं पड़ेगा कि किस तरफ से गीता चल रही है, किस तरफ से सीता चल रही है. अगर ये फर्क पड़ता ना तो बताया जाता कि गीता लेफ्ट से चल रही है या सीता राइट से चल रही है. ठीक है, वो बताया जाता. खैर हमने अज्यूम कर लिया गीता और सीता यहाँ से चल रही है. आफ्टर वॉकिंग 40 मीटर्स, तो गीता इस तरफ को आ रही है, ठीक है, और सीता इस तरफ को आ रही है. 40 मीटर्स आने के बाद लेट से यहाँ पे पहुंची गीता 40 मीटर्स के बाद. शी टर्न्स लेफ्ट. अब वो अगर ईस्ट की तरफ जा रही है, देखो डायरेक्शन इस तरह से होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. तो अगर नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो इधर राइट इधर लेफ्ट होता है, ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो इधर राइट इधर लेफ्ट होता है, साउथ की तरफ जा रहे हो इधर राइट इधर लेफ्ट होता है, वेस्ट की तरफ जा रहे हो तो इधर राइट और इधर लेफ्ट होता है. अगर ईस्ट जा रहे हैं तो आपका जो लेफ्ट है वो ऊपर की तरफ जाएगा. सो आफ्टर वॉकिंग 40 मीटर्स गीता टर्न्स लेफ्ट, गीता लेफ्ट को टर्न करती है ऐसे और 15 मीटर जाती है. अब इस तरफ जा रही है तो मतलब नॉर्थ की तरफ जा रही है. देन शी टेक्स द राइट टर्न. अब नॉर्थ की तरफ जाएगी तो राइट इस तरफ आएगा, तो राइट इस तरफ आ रहा है तो ये आ गई 25 मीटर. ठीक है जी, 25 मीटर. उसके बाद फिर से ईस्ट की तरफ जा रही है, देन शी टेक्स द राइट टर्न. अब ईस्ट जा रही है तो राइट नीचे की तरफ होगा, ठीक है, और वापस आ गई रोड पे. यहाँ पे अब गीता है, गीता दिस इज द पोजीशन ऑफ गीता नाउ. तो गीता ने टोटल कितना ट्रेवल किया देखो, अब ये भी 15 होगा, ठीक है. तो अगर इस स्ट्रेट लाइन पे देखें तो गीता ने कितना ट्रेवल किया, ये 15 तो बेसिकली डाइवर्जन होगी, इसको तो काउंट नहीं करेंगे. इस रोड पे कितना काउंट किया, कितना ट्रेवल किया, यहाँ से लेके यहाँ तक 40 मीटर्स. फिर ये 25 मीटर्स है तो ये भी 25 होगा. इसका मतलब इसने टोटल 65 मीटर्स ट्रेवल किया है ऑन द रोड. ठीक है. अब सीता और गीता वो सेम स्पीड से चल रही हैं. अब सीता ने तो अपना रास्ता नहीं बदला, लेकिन अगर गीता का टोटल देखो तो गीता ने टोटल कितना ट्रेवल किया है, 40 मीटर, फिर 15 ऊपर, फिर 25 ईस्ट में, फिर 15 नीचे. तो ये बेसिकली आप कह लोगे 30 और 40 70 95 मीटर वो ट्रेवल कर चुकी है, जिसमें से 30 मीटर हम काउंट ही नहीं कर रहे क्योंकि वो ऊपर नीचे जा रही है, मतलब रोड से बाहर की तरफ जा रही है. और क्योंकि गीता सीता की स्पीड सेम है तो सीता ने भी स्ट्रेट लाइन में इतनी देर में 95 मीटर ट्रेवल किया होगा. तो सीता यहाँ से स्टार्ट कर रही है तो वो यहाँ कहीं पहुंची होगी 95 मीटर पे. दिस इज द पोजीशन ऑफ सीता. और ये 95 मीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक. तो बाकी कितना बचा, ठीक है. क्वेश्चन ये कह रहा है अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, मतलब ये डिस्टेंस कितना, मुझे ये देखिए. ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हमारे पास, ये वाला डिस्टेंस. अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक गीता कितना ट्रेवल कर चुकी है, 65. ये 95 हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक. तो टोटल कितना बच गया हमारे पास, टोटल 200 था. 200 में से 65 गीता ट्रेवल कर चुकी है, 95 सीता कर चुकी है. तो ये आपका बन गया 160. तो 200, ये 200 टोटल था, सॉरी 200 माइनस ये 160 हो गया, तो बचा कितना 40 मीटर्स. तो अभी भी इनके बीच का जो डिस्टेंस है 40 मीटर्स का ये वाला बनेगा. दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 1. ठीक है जी. टोटल 200 में से 65 गीता ने ट्रेवल किया, 95 सीता ने किया हुआ है. ठीक है, दोनों को हमने 200 में से माइनस कर दिया, दोनों का जो टोटल था. रिमेनिंग डिस्टेंस 40 मीटर्स का जो है अभी बचा, इनके बीच में बचा हुआ है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब इसके बाद. ऑलराइट. तो यहाँ बोला जा रहा है फाइंड द ऑड वन अमंग द फॉलोइंग, डेथ, डिजीज, ग्रेप, वाइन, मिल्क, बटर, वाटर, ऑक्सीजन. तो बेसिकली देखो, ग्रेप से ग्रेप से आप कह सकते हो वाइन बनती है. वाइन इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेप. ऐसे अगर मिल्क की बात करूं तो इससे बटर बनता है. तो बटर जो है बेसिकली दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मिल्क. तो सेकंड जो चीज है वो पहले से बनती है, यहाँ पर बटर जो है मिल्क से बन रहा है. ऐसे वाटर जो है, ऑक्सीजन, ये भी सेम रिलेशन है. ठीक है, ऑक्सीजन जो है बेसिकली वाटर से निकलती है, बनती है वहां से, राइट. तो
इसमें क्या हो रहा है, जो सेकंड वाला आपका जो भी चीज है वो पहले का प्रोडक्ट है, पहली चीज का प्रोडक्ट है, बट ए में ऐसा नहीं हो रहा। डिजीज इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ डेथ। देयर कुड बी डेथ बिकॉज ऑफ डिजीज, बट देर इज नॉट ऑलवेज डेथ बिकॉज ऑफ डिजीज, ठीक है। और डिजीज इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ डेथ। सो ऑप्शन ए जो है ये ऑड वन है, बाकी तीन के साथ अगर हम कंपेयर करें तो, राइट। सो डेथ डिजीज जो होगा वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बाकी तीनों एक ही तरह का रिलेशन बना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल राइट, अब इस तरह की जो सीरीज आती है जहां पे हमें इस तरह की डायग्राम दे रखी होती हैं, पूछा है कि जो रिलेशन यहाँ पे दिया गया है 100, 143, 35, 15 और 38 में वैसे ही कुछ रिलेशन यहाँ बनेगा। इस क्वेश्चन मार्क पे क्या है, अब देखो ऐसे केसेस में ध्यान रखना, जो बीच का नंबर होता है ना ये हमेशा बाहर वालों के ही किसी रिलेशन को लेके बनता है, ठीक है। उनको ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कुछ कर दिया। जैसे मान लीजिए मैंने 101 और 43 को ऐड किया, 144 हो गया। इनको ऐड किया, 50 हो गया, ठीक है। अब इनका अगर डिफरेंस देखूंगा मैं, तो वो 38 नहीं बन रहा है, या वो बन रहा है मेरे पास 94, ठीक है ना। तो 94 का 38 से कोई रिलेशन मुझे डायरेक्टली दिख नहीं रहा, ठीक है। ऐसे अगर इनको इधर से ऐड करें, यहाँ 136 हो रहा है, इधर ऐड करके देख लो 58 हो रहा है। अब इसमें भी आपका रिलेशन जो है 38 नहीं बन पा रहा, 58 और यहाँ तक आने के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 58, 42 एक हो गया, 42 और 48, 78 ऐड करना पड़ेगा बेसिकली। 78 का कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं बन रहा, ठीक है। अगर मान लो मैं 101 और 15 को ऐड कर दूं, इनको ऐड करता हूं तो कितना आता है, लेट्स से 101 और 15 ऐड करें तो 116 बन गया। 43 और 35 को ऐड करें तो कितना बनता है, 43 और 35 को ऐड करेंगे तो ये 78 बन जाएगा। इनका डिफरेंस कितना हो गया, 38। चेक करो, इनका डिफरेंस 38 बन गया जो यहाँ बन रहा है। इसका मतलब ऑपोजिट जो ट्राइंगल्स बन रही हैं इनके अंदर जो नंबर्स हैं इनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीच वाला नंबर बनेगा। लेट्स सी यहाँ सेटिस्फाई करता है। 80 184 प्लस 48, 16 हो गया, 232 बन गया। और इधर बन गया आपका 56 और 34, 90 बन गया ये। अब इनका डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो 142 आना चाहिए, ऑप्शन में दे रखा है यस। तो ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। तो बेसिकली इनको ऐड किया माइनस इनको ऐड किया। अब ये क्वेश्चन जो रहते हैं ना हमारे पास, ये जनरली ट्रिकी होते हैं, एकदम से चीजें क्लिक नहीं करती हैं, ठीक है। मैंने पिछले वीडियोस में बोला होगा कि ये जो रहते हैं ना, अब इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं हमारे पास, इनमें अ, अगर तो आपको एकदम से क्लिक कर जाता है यार कि ये इस तरह का कोई रिलेशन बन रहा है या बनेगा, या इनके नंबर्स लेकर रिलेशन बनेगा, फिर तो ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं बन पा रहा, नहीं एकदम से चीजें क्लिक कर रही हैं, तो इनके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो बेटर ये रहता है कि इनको पहली गो में पहला जो राउंड आप क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे हो उसमें इनको आप स्किप कर दो एक बार के लिए, ठीक है। और बाकी जो है क्वेश्चंस जो इजी वाले क्वेश्चंस रहते हैं उनको करने के बाद वापस आप इनके ऊपर आ सकते हैं। ऑल राइट जी, अब ये सीरीज का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज ओनली वन नंबर इज रॉन्ग, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। देखो जो सीरीज है ना मेरे पास, इसमें अगर आप एक चीज नोटिस करो, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, कुछ टर्म्स के बाद नंबर्स डेसिमल्स में आने शुरू हो गए। 180, 28.5, 76.25, 47.125। अब मुझे यहाँ कुछ दिखे ना दिखे, यहाँ दिख रहा है 0.5 का आधा करूंगा तो 0.25 आएगा, 0.25 का आधा करूंगा तो 0.125 आएगा, मतलब मुझे हाफ हाफ करते जाना है। तो ये मुझे जो लास्ट के नंबर्स है ना, ये मुझे दिखा रहे हैं कि सीरीज में हम कहीं ना कहीं हाफ करते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कैसे बनेंगे, 888 का हाफ करें अगर तो बनता है 888 है, इसका हाफ करूंगा तो बनेगा 444, लेकिन चाहिए है 454, मतलब 10 इसमें ऐड करूंगा, डिवाइड बाई 2 प्लस 10 करूंगा तो ये बन जाता है। लेट्स सी आगे चलता है ये 454 है, हाफ किया है इसका, हाफ करेंगे तो 227 बनता है, डिवाइड बाई 2 करेंगे 227, प्लस 10 करेंगे तो 237 बन जाता है, राइट। इसका हाफ करो, प्लस 10 किया आपने, 237 हो गया, 237 का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 118.5, 118.5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 118.5 आ रहा है, ठीक है। प्लस 10 कर दो तो 128.5 बन जाता है, ये भी परफेक्टली ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें अगर हाफ करते हो आप, ये 64.25 है,
इसका हाफ करते हो तो ये 64.25 बनता है, प्लस 10 करने से इट शुड बी 74.25। आपको क्या दे रखा है? आपको दिया हुआ 76.25, मतलब ये नंबर गलत है, ये रॉन्ग नंबर मुझे दिख रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं, अगर यहाँ पे 76.25 की जगह 74.25 होता, इसका अगर मैं हाफ करता तो ये होता है मेरे पास 37.125। 10 ऐड किया इसमें, मुझे 47.125 मिल गया, जो आगे नंबर बन भी रहा है। इसका मतलब 76.25 इज द रॉन्ग नंबर इन दिस सीरीज, इट शुड बी 74.25। ठीक है, अब ध्यान ये रखना इस सीरीज में, क्योंकि 128.8.5 के बाद 76.25 है, उसके बाद 47.125 है, तो जो ये 0.5 और 0.25 है, ये दिखा रहे हैं यार कि कुछ हाफ हो रहा है। 0.25 का फिर हाफ किया 0.125 हो रहा है, तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे पक्का सीरीज में हम 2 से डिवाइड करते हुए जा रहे हैं, ये सीरीज इसी पैटर्न पे बन रही है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑलराइट, अब ये क्वेश्चन आपका कैलेंडर्स के ऊपर आ गया। ये कह रहा है 8 फरवरी 2005 को अगर ट्यूसडे था, तो 8 फरवरी 2004 को क्या दिन रहेगा? ठीक है, देखो 8 फेब 2004, मुझे इतना पता है यार, एक साल में अगर अगर मैं एक एक साल की बात करूं, लेट से मैं अगर बात करता हूँ, कहीं से भी शुरू कर ले, लेट से 31 मार्च की बात करते हैं, लेट से 31 मार्च और 2008 या 2009 मान लीजिए ट्यूसडे है। ठीक है, मान लो, तो मुझे पता है कि 31 मार्च, एक साल के बाद, दिन जो है वो एक दिन आगे चला जाता है, ट्यूसडे का वेंसडे हो जाता है। ठीक है, क्योंकि होता ये है कि एक कंप्लीट ईयर में 365 डेज होते हैं। ठीक है, 7 डेज का वीक है, 7 से डिवाइड करोगे, क्वेश्चन आपका 52 बनता है। ठीक है, और रिमाइंडर आपका 1 बनता है, तो ये जो 1 रिमाइंडर होता है, ये डे को एक दिन आगे ले जाता है। अगर तो एक्जैक्टली 52 डेज होंगे, 52 वीक्स बनेंगे, तो सेम ही डे रहेगा। बट ये जो एक्स्ट्रा मेरे पास 1 आ रहा है, जिसको ऑड डे बोलते हैं हम लोग, यही 1 है, जिसकी वजह से दिन जो है एक साल, एक सॉरी, दिन जो है वो एक दिन आगे शिफ्ट हो जाएगा। ट्यूसडे तो वेंसडे हो जाएगा, वेंसडे तो थर्सडे हो जाएगा। आप जिस भी दिन ये वीडियो देख रहे हो, आप उसको भी चेक कर सकते हो। आज जो भी डे रहेगा, आज की डेट में नेक्स्ट ईयर चेक करना, अगर लीप ईयर नहीं है तो दिन एक दिन आगे चला जाएगा। अगर आज आप वेंसडे को देख रहे हो वीडियो, तो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर आज ही के दिन थर्सडे होगा। अगर आप आज संडे को ये वीडियो देख रहे हो, तो आज ही के दिन, आज ही की डेट नेक्स्ट ईयर पे संडे का मंडे हो जाएगा, अगर लीप ईयर नहीं है तो बीच में। ठीक है, लेकिन अगर लीप ईयर आता तो फिर क्या होता है? मान लो लीप ईयर में कितना हो गया, 366 डेज हो गए, डिवाइड बाय 7 करोगे तो क्वेश्चन तो वही बनेगा 52। लेकिन अब रिमाइंडर 2 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर का मतलब है दिन 2 दिन आगे चला जाएगा। और 8 फेब 2004, अब देखो 2004 वाज अ लीप ईयर। अभी हम बात कर रहे हैं 8 फेब 2004 की, मतलब अभी 29 फेब आना है, तो 29 फेब वाला दिन अभी इसमें काउंट होगा। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ से लेके इसी दिन अगले साल तक मैं अगर जाऊं, तो मेरे पास टोटल 366 डेज होंगे, क्योंकि अभी लीप ईयर इसमें काउंट होगा। ठीक है ना, अभी 29 फेब आनी है, तो मेरे पास जो दिन है, रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो जो दिन होगा वो 2 दिन आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी दिन यहाँ पे होगा, वट एवर डे इज हियर, यहाँ जो डे होगा वो उससे 2 दिन आगे चला जाएगा। और ये डे मुझे दे रखा है, ये कौन सा है? ये ट्यूसडे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ट्यूसडे दिया हुआ है, तो ये 2 दिन आगे जाके हुआ है, तो मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए फिर? संडे होना चाहिए। संडे होगा तभी 2 दिन आगे, जो है जो दिन है वो 2 दिन आगे जाएगा, और संडे का ट्यूसडे बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा, 8 फेब 2004 को देयर वाज संडे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगेन ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, जिसमें 3 कॉलम है, 4 रोज हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। अगेन ये फिर से वही कैटेगरी क्वेश्चन आ गया, जिसकी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। अगर तो आपको नंबर्स के अंदर रिलेशन यार दिख जाता है, तो फिर तो ठीक है, फिर तो फटाफट से आप इसको सॉल्व कर दो। नहीं तो अगर नहीं दिख रहा, तो ये क्वेश्चन वो है जो एग्जाम में पहले राउंड में करने वाला नहीं है। ठीक है, पहले राउंड में करने वाला ये क्वेश्चन नहीं था, नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सी क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। अब देखो, होता ही है कि जल्दी या तो रो वाइज कोई रिलेशन होता है, या फिर कॉलम वाइज कोई रिलेशन होता है। अब यार रो वाइज तो मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि 117, 200, 110 सारे नंबर बड़े हैं, और ये सारे नंबर छोटे हैं, इस तरफ रो वाइज देखें तो कॉलम वाइज हम सोच सकते हैं। देखो 117 9 का मल्टीपल है,
208 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है। 117 अगर 9 का मल्टीपल है तो मैं यहाँ पे 13 × 9 करूंगा तो 117 बन जाता है। और देखो 13 इन दोनों का डिफरेंस है। इसका मतलब ये हो गया कि 21 - 8 का जो डिफरेंस है इसको आपने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 117 बन गया। लेट्स नाउ चेक, क्या यहाँ भी बनता है ये चीज? इनका डिफरेंस हो गया 25। 34 - 9 हो गया 25। इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे 200 बनता है, बिल्कुल बन रहा है। इसका मतलब इनका जो डिफरेंस होगा 13 माइनस जो भी क्वेश्चन मार्क है, इनका जो डिफरेंस होगा इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 होना चाहिए। मतलब 13 माइनस ये क्वेश्चन मार्क 22 होना चाहिए। तो यहाँ से आप कह सकते हो, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने इसमें यहाँ उल्टा कर दिया। हम इसमें से 21 में से माइनस कर रहे थे ना, क्वेश्चन मार्क में से माइनस करोगे, क्वेश्चन मार्क -13 करेंगे, इंटू 5 करेंगे तो 110 होगा। तो क्वेश्चन मार्क -13 जो होगा दैट वुड बी 22। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क आपका बन गया 22 + 13, मतलब 35 होना चाहिए। इस प्लेस पे 35 होना चाहिए, गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। ऑल राइट, अब ये कह रहा है शीट ऑफ पेपर शोन इन द फिगर बिलो इज फोल्डेड टू फॉर्म अ बॉक्स। ठीक है, और हमें बताना है करेक्ट ऑल्टरनेटिव विच विल रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द नंबर्स इन द डायग्राम। अब यार ये क्वेश्चन भी ट्रिकी होते हैं। ठीक है, पेपर के अंदर ऐसा नहीं कि रीजनिंग के अंदर सारे क्वेश्चन करने वाले रहते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन जो बॉक्सेस में या डाइस की फॉर्म में आते हैं जनरली ये थोड़े से ट्रिकी रहते हैं। तो अगर तो आपको प्रॉपर इसका कॉन्सेप्ट पता है तभी इनके ऊपर आप ट्राई कीजिए, नहीं तो अगर इनको आप एक बार के स्किप भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो एक्चुअल में करने वाले होते हैं। अभी यहाँ पे देखो, इसका भी लॉजिक ये कह रहा है यार कि अगर मैं इस बॉक्स को फोल्ड करूं, मैं इसको देखो 3 डायमेंशनल फिगर बनेगी, 2 डायमेंशन पे मैं इसको बना तो नहीं पाऊंगा, बट थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ कि मान हम करेंगे क्या, यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे, इसको फोल्ड करके इस वाले पार्ट को ऐसे खड़ा कर देंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, यहां से फोल्ड करके इस वाले पार्ट को मैं ऐसे खड़ा कर दूंगा। इस वाले फोल्ड से मैं इस वाले 4 को सामने से खड़ा कर दूंगा, और यहां से मैं इस 1 को खड़ा कर दूंगा। ये 5 ऊपर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया, जब आप ऐसा करोगे तो ये 4 और 6 जो होंगे ना, ये ऑपोजिट बनेंगे एक दूसरे के। ठीक है, 4 और 6 जो होंगे दे आर ऑन ऑपोजिट फेसिस। ये दोनों ऑपोजिट फेसिस पे बनेंगे। थोड़ा इसको विजुलाइज करना पड़ेगा। फिर जब आपने यहां से और यहां से फोल्ड किया, ये 2, आपने 2 को ऐसे फ्लिप कर दिया ऊपर की तरफ, यहां से आपने 1 को ऐसे फ्लिप कर दिया, तो 2 इस तरफ चला गया, 1 इस तरफ चला गया, तो 2 and 1 दे विल बी ऑन द ऑपोजिट फेसिस। 2 and 1 भी ऑपोजिट फेसिस पे आएंगे। ऐसे ही 3 आपका बॉटम पे आएगा। ठीक है, और 5 आपका टॉप पे जाएगा। 3 आपने बॉटम पे रखा हो, 5 ऐसे घूम के 3 के ऊपर आएगा। ठीक है, ऊपर चला जाएगा। तो 3 and 5 जो होंगे ये ऑपोजिट फेसिस पे होंगे। बस आपको ये देखना है कि 3 और 5 दे शुड नॉट बी ऑन द एडजेसेंट फेसिस, 2 and 1 शुड नॉट बी ऑन द एडजेसेंट फेसिस, 4 and 6 शुड नॉट बी ऑन द एडजेसेंट फेसिस। तो पहले में क्या बोल रहा है, यहाँ 3 और 5 एडजेसेंट बन रहा है, नहीं हो सकता, दे शुड बी ऑन द ऑपोजिट साइड्स। यहाँ पे 4 और 6, यहाँ 4 और 6 ऑपोजिट जाने चाहिए थे, लेकिन 4 और 6 यहाँ जो चल रहे हैं वो एडजेसेंट चल रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। या फिर से 3 और 5 एडजेसेंट चल रहे हैं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही पॉसिबिलिटी बनती है कि डी आपका आंसर बनेगा। ठीक है जी। चलिए, ऑलराइट, मेरे ख्याल से ये इसका लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। यस, ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हमने इसमें डिस्कस किया है स्लॉट 2 ऑफ 2024 सीमेट पेपर। तो आई होप जो रीजनिंग सेक्शन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है उसकी जो भी डिस्कशन हमने किए हैं वो सब आपको समझ आई होंगी। अगर कोई मतलब ये ऐसे बोलूँगे, कोशिश तो यही है कि जो भी करवाया है, जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट करवाए हैं ये मान के करवाए हैं, जैसे क्लॉक कैलेंडर का था कि आपने वो एक्चुअल में किया हुआ है ना। ऐसे ही अगर कैलेंडर का जो अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने फैबुला किया है, तो ये एक्सपेक्ट करके किया है कि आपको वो क्लॉक कैलेंडर का कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है। या सिलोजिज्म अगर हमने किया है एकदम से डायग्राम बना के, तो वो आपने ऑलरेडी करी हुई है। ठीक है जी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।